प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रभाशंकर पंड्या महाविद्यालय के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डेली न्यूज़ एनालिसिस के प्रभात ज्ञान कोश के इस श्रृंखला में एक बार फिर हम आपके बीच में भारत और विश्व के करंट अफेयर्स को लेकर के हाजिर हैं। उम्मीद है हमारी यह क्लासेस आपके जनरल नॉलेज और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी। तो आज की जो पहली खबर है वो ताइवान एथलेटिक्स ओपन से संबंधित है। तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन की जब अपन लोग बात करते हैं तो इसमें भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। इसमें से 3 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है। कुल मिलाकर के 7 पदक भारत की टीम ने जीते हैं और उसमें से 3 स्वर्ण पदक जीते हैं भारतीय दल ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन के अंतर्गत। और इसमें अगर अपन लोग देखें तो महिलाओं की जो लंबी कूद है इसके अंतर्गत जो है वो नैना जेम्स ने 1 स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? नैना जेम्स ने जीता है। जबकि पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में अंकेश चौधरी ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो भारत की टीम ने कुल 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक तथा 1 कांस्य पदक जीता है। उसके बाद में फिर हम लोग अगली खबर जो स्पोर्ट्स से ही है और आपके सामने जो ये चेहरा है ये है आप लोगों के आर प्रागनंदा का। कौन है ये? ये आर प्रागनंदा है जो कि भारतीय शतरंज का एक नया उभरता हुआ सितारा है। तो आर प्रागनंदा ने विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी, कौन से नंबर के खिलाड़ी? दूसरे नंबर के खिलाड़ी, और उनका नाम क्या है? फेबियानो कारुआना। क्या नाम है? फेबियानो कारुआना। उनको नॉर्वे शतरंज में हराया है और इस प्रकार से वो विश्व रैंकिंग में शीर्ष टॉप 10 में पहुंचे हैं। कौन पहुंचे हैं? आर प्रागनंदा। तो भारतीय शतरंज के एक उभरते हुए सितारा आर प्रागनंदा ने नॉर्वे शतरंज के राउंड 5 में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फेबियानो कारुआना को हराया। किसको हराया है? फेबियानो कारुआना को हराया है। और उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो इन्होंने इससे ही पहले क्लासिकल प्रारूप में एक ही इवेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को भी हराया। इस प्रकार से आर प्रागनंदा ने जो कि भारतीय हैं, उन्होंने अभी वर्तमान में नॉर्वे शतरंज में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फेबियानो कारुआना को हराया। और इससे पहले उन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा करके और फिर विश्व में टॉप 10 की रैंकिंग में पहुंचे हैं आर प्रागनंदा, जो कि भारतीय सितारे हैं, जो कि भारतीय शतरंज के एक उभरते हुए सितारे हैं। तो हाल ही में भारत के आर प्रागनंदा ने नॉर्वे शतरंज में दुनिया के किस नंबर के खिलाड़ी को हराया? तो दूसरे नंबर के खिलाड़ी को, और उसका नाम क्या है? फेबियानो कारुआना। क्या नाम है? फेबियानो कारुआना। अब हमारी जो आज की अगली खबर है वो एक बार फिर से जो है वो स्पोर्ट से संबंधित है और आपके सामने ये जो चेहरा है वो है तन्वी शर्मा का। और तन्वी शर्मा जो है किस खेल से संबंधित है? ये आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन के संबंधित हैं। इन्होंने अभी जो एक प्रतियोगिता हुई है वो प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? जर्मनी में हुई है, ठीक है। और जर्मनी के कहाँ पर हुई है? वॉन शहर में हुई है। और वहाँ पर वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, उस वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में जो है वो विजेता रही हैं तन्वी शर्मा। किसमें? महिला एकल में। तो तन्वी शर्मा ने जर्मनी में वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता है। जबकि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है चेंग काई ने। किसने जीता है? चेंग काई के द्वारा जीता गया है। तो इस प्रकार से जो है भारतीय महिला खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है। उसके बाद में आज की जो अगली खबर है वो फिर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स, राजनीति से संबंधित। और यहाँ पर जो खबर है वो किससे संबंधित है? मालदीव देश से संबंधित है। और मालदीव के प्रधानमंत्री जो आपके सामने यहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं, जिनका चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है, और उनका नाम क्या है? मोहम्मद मोइज्जू, ठीक है।
तो मोहम्मद मोइज्जू जो कि यहाँ के राष्ट्रपति अभी अभी बने हैं, और मोहम्मद मोइज्जू ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इजरायली जो हैं उनको मालदीव में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है? जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है ना युद्ध हुआ है गाज़ा पट्टी को लेकर के, और आप लोगों को पता है कि वहाँ पर जो है वो दोनों देश युद्धरत हैं तथा वहाँ पर हज़ारों लाखों की जानें जा रही हैं और वहाँ अफरा तफरी मची हुई है। तो ऐसे में वहाँ पर जो है वो मुस्लिम जो देश है उनका गुस्सा जो है वो इजराइल के प्रति बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गाज़ा पट्टी और फिलिस्तीन मुस्लिम कंट्री और वहाँ पर ज़्यादातर मारे जाने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद मोइज्जू की सरकार ने निर्णय किया है कि इजराइलियों को हिंद महासागर का जो ये द्वीप समूह है मालदीव, उसमें प्रवेश करने से रोका जाए और उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर अपन लोग देखें तो ये रही भारत की जो है वो स्थिति है, और उसमें यहाँ पे जो है वो मालदीव है। ठीक है, तो ये जो मालदीव है वो हिंद महासागर में स्थित भारत का एक पड़ोसी द्वीपीय देश है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये तो मालदीव हो गया, और यहाँ पे जो है वो भारत का एक लक्षद्वीप का एक द्वीप समूह है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? मिनिकोय। क्या कहते हैं इसको? हम लोग मिनिकोय कहते हैं। तो मालदीव और मिनिकोय के बीच में यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, और इसको अपन लोग कहते हैं 9 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं इसको? अपन 9 डिग्री चैनल कहते हैं। तो ये जो 9 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। तो ये जो मालदीव है वो हिंद महासागर में स्थित भारत का एक पड़ोसी देश है, तथा इस देश ने जो है वो इजरायलियों को अपने वहाँ पर प्रवेश से प्रतिबंध लगाया है। ये इससे संबंधित खबर है। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, और वो खबर आ रही है हैदराबाद से संबंधित। हैदराबाद आप लोग जानते होंगे कि हैदराबाद जो है वो भारत का एक प्रमुख शहर है, और जब आप लोग इसको देखोगे, अगर हम लोग यहाँ पर भारत को लोकेट करते हैं तो यहाँ पर जो है जब हम लोग देखते हैं तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। और उसके जस्ट पास में यहाँ पर जो राज्य है वो कौन सा है? तेलंगाना राज्य है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी के रूप में कौन सा शहर था? हैदराबाद था। ठीक है, तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी था, लेकिन अब वो संयुक्त राजधानी नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तेलंगाना जो है वो पहले कभी आंध्र प्रदेश का एक भाग हुआ करता था। किसका एक भाग हुआ करता था? आंध्र प्रदेश का एक भाग हुआ करता था। लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बना, और 29वां राज्य बनकर के अस्तित्व में आया था 2 जून 2014 को। और आंध्र प्रदेश अलग हो गया सीमांध्र के रूप में, और तेलंगाना जो है वो अलग हो गया। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए, तो उससे भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य बना। और फिर ये राज्य बनने के बाद में हैदराबाद जो है वो उन दोनों की संयुक्त राजधानी थी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। लेकिन अब जो है वो हैदराबाद उन दोनों की साझा राजधानी नहीं रहेगी। इस प्रकार से जो है वो हम लोग ये देखते हैं कि भारत का एक बड़ा महानगर हैदराबाद जो है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2 जून 2014 के अनुसार अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी कौन सा नहीं रहेगा? हैदराबाद, जबकि पहले वो उनका साझा राजधानी था। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है फिर पॉलिटिक्स से संबंधित है। और क्या ये कहाँ से संबंधित है? मैक्सिको से संबंधित है। ठीक है, तो मैक्सिको आप लोग जानते ही हो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। किस महाद्वीप का एक देश है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और जब अपन लोग यहाँ से इसको देखते हैं, है ना, तो ये रहा जैसे अमेरिका महाद्वीप है ना, और फिर यहाँ से ये आपके जो है वो अमेरिका है ये, और उसके बाद में जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका आ जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपके मैक्सिको का क्षेत्र है ना। तो मैक्सिको से संबंधित महत्वपूर्ण खबर क्या है? तो मैक्सिको की शिनबाम ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए भारी जीत हासिल की है। ठीक है, तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए भारी जीत हासिल किसने की है? क्लाउडिया शिनबाम। इनका नाम क्या है? क्लाउडिया शिनबाम नाम है। और क्लाउडिया शिनबाम जो है वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। कहाँ की? मैक्सिको की। तो जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर है ये पहले क्या थी? मेयर थी मैक्सिको सिटी की, तथा जलवायु वैज्ञानिक भी हैं। इन्होंने जो है वो 58.3% से 60% तक वोट के साथ राष्ट्रपति पद जीता है, और इस प्रकार से मैक्सिको के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अधिक वोट प्रतिशत पाने वाली तथा पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली यह देश की पहली व्यक्ति होंगी जिनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम।
ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ से अगली खबर की तरफ हमारा रुख करते हैं, और वो अगली खबर है वो फिर किससे संबंधित है? एशिया के दो देश हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, इनके बीच में अक्सर जो है वो दोनों के संबंध मधुर नहीं है, और दोनों के बीच में कई सारे समझौते चलते हैं। उसके बावजूद भी दोनों देश जो है वो प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के बीच में बढ़ती जा रही है। तो दक्षिण कोरिया ने कचरा भरे गुब्बारे अभियान के पश्चात उत्तर कोरिया के साथ अपना सैन्य समझौता निलंबित कर दिया है। उत्तर कोरिया क्या करता है, बहुत बड़े बड़े गुब्बारे लेकर के, हज़ारों की संख्या में गुब्बारे जो है वो दक्षिण कोरिया की तरफ छोड़ने लगा, और इस प्रकार से उसके सीमावर्ती क्षेत्र में वो गुब्बारे जब आकर के फटते तो उससे बहुत अधिक कचरा होने लगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वो दक्षिण कोरिया ने क्या किया, उत्तर कोरिया के साथ सैन्य समझौतों को निलंबित कर दिया। तो दक्षिण कोरिया ने तनाव कम करने के उद्देश्य से 2018 में उत्तर कोरिया के साथ एक हस्ताक्षरित समझौता किया था। ठीक है, लेकिन उस समझौते को अभी क्या किया, निलंबित कर देने की योजना बनाई है। सियोल यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी और प्योंगयांग यानी कि उत्तर कोरिया की राजधानी। तो सियोल ने यानी दक्षिण कोरिया ने, प्योंगयांग यानी उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण में कचरा ले जाने वाले गुब्बारों पर कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी थी। इस प्रकार उत्तर कोरिया ने सीमा पार हवा द्वारा उड़ाए गए सैकड़ों गुब्बारे छोड़े हैं, जिनसे पूरे दक्षिण कोरिया में कचरा गिरा है, और उसको उत्तर कोरिया की तरफ से जो है उकसावे की कार्रवाई माना जा रहा है। और इसी के तहत फिर जो है वो इन्होंने क्या किया है, उनके बीच में एक महत्वपूर्ण जो सैन्य समझौता हुआ था 2018 में, उसको निलंबित करने के बारे में दक्षिण कोरिया सोच रहा है। ये दोनों के बीच की स्थिति है। इसके बाद में फिर हमारी जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है, आइसलैंड देश की संबंधित है। आइसलैंड जो कि यूरोप का एक देश है ना, यूरोप के उत्तर में स्थित एक देश है, एक ठंडी एक कोल्ड कंट्री है ये। और आइसलैंड की जब अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ की एक व्यवसायी है, और उसका नाम क्या है, टॉमस डोटिर। क्या नाम है, टॉमस डोटिर। उसने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, और इस प्रकार से अब वर्तमान में जब अपन लोग देखें तो इस चुनावों के अंदर 55 वर्षीय टॉमस डोटिर 34.3% वोट के साथ इस बड़े पैमाने पर औपचारिक पद के लिए चुनी गई हैं, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कैटरिन जैक्स डोटिर को हराया, है ना। तो इस प्रकार से आइसलैंड की अगली राष्ट्रपति कौन बनेंगी, टॉमस डोटिर। कौन बनेंगी, तो इनका नाम है टॉमस डोटिर। क्या नाम है इनका, टॉमस डोटिर। इस प्रकार से ये खबर है आइसलैंड से संबंधित। उसके बाद में फिर अपन लोग जो है आगे बढ़ते हैं, तो अगली जो खबर है वो अंतरिक्ष से संबंधित है। और अंतरिक्ष की जब अपन लोग बात करते हैं तो चाइना जो है उसका एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम क्या है, चांग-ई 6। क्या नाम है इसका, चांग-ई 6। और इस चांग-ई 6 जो है वो चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर उतरा है। कहाँ उतरा है, चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर उतरा है, और मानव इतिहास में पहली बार इस दुर्लभ रूप से खोजे गए भूभाग से नमूने एकत्रित करेगा। तो इसको किसके द्वारा भेजा गया है, क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह द्वारा समर्थित चांग-ई 6 जांच का लैंडर एस्केंडर संयोजन दक्षिण ध्रुव एटेकन बेसिन में निर्दिष्ट लैंडिंग क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चीन के उस चंद्र अन्वेषण मिशन का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, चांग-ई 6, जो चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग में मिट्टी और चट्टान का नमूना प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो चीन का कौन सा है ये, चीन का चांग-ई 6 है। ये क्या है, चाइना का चंद्र अन्वेषण मिशन है जिसका नाम क्या है, चांग-ई 6। क्या नाम है, चांग-ई 6। इस प्रकार से ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर, और वो किससे संबंधित है, अरब देशों से संबंधित। और अरब देश का एक प्रमुख देश है कुवैत, और कुवैत में जो शासन करते हैं वो होते हैं कुवैत के शेख अथवा अमीर, है ना। तो कुवैत के अमीर शेख जो है उनका नाम क्या है, मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह। क्या नाम है इनका, मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह। उन्होंने अभी वर्तमान में क्या किया है, तो उन्होंने जो है वो कुवैत का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है, और उस क्राउन प्रिंस का नाम क्या है, शेख सबा अल खालिद अल सबाह। इसका नाम क्या है, शेख सबा अल खालिद अल सबाह। इस प्रकार से 1953 में कुवैत में जन्मे शेख सबा अल खालिद अल सबाह को जो है वो कुवैत के अमीर अल अहमद अल जबर अल सबाह ने क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है। ठीक है, उनकी नियुक्ति की है।
इससे पहले वो 2019 से 2022 तक देश में प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, तथा इसके अलावा वो जो है वो सऊदी अरब में वहाँ के राजदूत भी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा वो विदेश मंत्री भी थे और अब उनको अमीर ने क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है शेख सबा अल खालिद अल सबा। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारे अगर हम लोग देखते हैं तो आज जो है भारत और विश्व का करंट अफेयर्स पूरा हुआ। इस प्रकार से हम निरंतर आपके बीच में भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। आपकी तरफ से कोई भी फीडबैक हो तो आप निश्चित ही हमको दीजिए, तथा अधिक से अधिक संख्या में इस PSP इंस्टीट्यूशन के चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।